हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हेड्रॉन का तीसरा भाग। हाँ बोलो, क्या? कौन ले गया हार्ड डिस्क को? क्या क्या? और तुम्हें अभी होश आया है? अच्छा, सच में अभी होश में आए हो? किसका फोन है? फोनसियर का, जिसको हॉस्पिटल के डायरेक्टर की निगरानी पर लगाया गया था। डायरेक्टर के पास से सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। और पता है उस इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले कौन थे? कौन? तब तो डैड ने तुमको बताया कि आईजी राजन ने ध्रुव को फिकवा दिया। और आईजी राजन कहते हैं वो बच्चा मरा पैदा हुआ था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड कहते हैं कि बच्चा था और मरा पैदा हुआ था, पर वह बच्चा किसी और का था। उसको आईजी राजन की मृत पत्नी के पास रखने वाला शख्स आईजी राजन नहीं था, वह कोई और था। ओ, कहानी में ट्विस्ट। कौन था वह? वह रोबो था। वह शख्स जिसने तुमको बताया कि वह काम राजन मेहरा का था। पर रोबो ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोबो राजन मेहरा से बदला लेना चाहता था। राजन मेहरा जैसा पुलिस ऑफिसर उसकी राह में रोड़ा था। उसके रहते रोबो महानगर में अपना साम्राज्य नहीं बना पा रहा था। इसलिए माय डियर डैड रोबो ने राजन मेहरा पर मनोवैज्ञानिक वार किया। राजन मेहरा शोक के कारण कुछ दिनों के लिए उतने सक्रिय नहीं रह सके और रोबो को अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिल गया। अभी तक रोबो को यह पता नहीं था कि उसने राइजी राजन के जिस बच्चे को जंगल में फेंका था वह बच गया था और उस वक्त तक राधा श्याम का बेटा ध्रुव बन चुका था। समय बीता और राजन मेहरा के बजाय ध्रुव रोबो के गले में अटकी हड्डी बन गया। अब रोबो को ध्रुव को ठिकाने लगाना तो रोबो दी डैड का एक खास स्टाइल है। वो अपने शिकार पर मनोवैज्ञानिक वार करना ज्यादा पसंद करता है। उसने अपने आदमियों से ध्रुव की भी जन्म पत्री निकलवाई और तब उसे पता चला कि ये तो उसी के बीच से होगा है। और इस कारण उसका दुनिया, समाज और अपनों पर से विश्वास उड़ गया। एक धोखे ने एक धोखे से एक धोखे को पैदा किया। मैग्नम के एक झूठ ने ध्रुव को मारा है और अब एक सच जिंदा करेगा। शिट, ध्रुव को। तो तुम ये सच्चाई जानी गई तो एक सच्चाई और जान लो। जिस समाज को मैं हमेशा बचाता आया उसी ने अपना घिनौना रूप मुझे दिखा दिया। जिस समाज को मैं बचा रहा था उस दोगले समाज को तो दंड मिलना चाहिए था और वही मैंने उसे दिया, मैग्नम बनकर। पर तुमको ये कपोल कथा बताई किसने? बताई नहीं, दिखाई, सुनाई और समझाई भी। सबूत चाहिए तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की हार्ड डिस्क हमारे पास है। सबूत? अब ये तो सभी जानते कि वो बच्चा मैं नहीं था। इसका क्या सबूत है कि मुझे राजन मेहरा ने खुद ही जंगल में नहीं फेंका था? ठीक है, अब मैं ऐसा गवाह पेश करूंगा जो कभी झूठ नहीं बोल सकता ही नहीं। ऐसा कौन सा गवाह है? ये है मेरा गवाह गजराज। बड़ी मुश्किल से कई जानवरों से पूछते पूछते मैं इन तक पहुंचा हूं। ये उसे ये उसे ये उस वक्त वहीं पर थे जिस वक्त तुम्हें जंगलों में फेंका जा रहा था। और जानवर झूठ नहीं बोलते। सच में अभी पूछता हूं कि मुझे फेंकने वाला कौन था? चिया च्यूं। रोबो, तो तुम थे मुझे जंगल में फेंकने वाले। अगर मैं तुम्हारी बातों में आकर प्रतिशोध में अंधा ना हो गया होता तो ये तरीका तो मैं खुद ही बहुत पहले सोच लेता। मैंने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। अभी भी सब कुछ सुधर सकता है ध्रुव, बस तुम अपने आप को संभाल लो। ए बहन, अपने जीजा जी को क्या पट्टी पढ़ा रही है? इसको नहीं, पर तुमको एक बात जरूर समझानी है। छोटी बहन के पति को जीजा नहीं कहते, कार्ड्स। कोई फायदा नहीं, अब हम चार हैं और साथ में गजराज भी है। देखा चंडिका, जो काम लड़ाई से नहीं हो सकता था वो ध्रुव को सही रास्ता दिखाने से हो गया। तुम्हारा प्लान हमेशा परफेक्ट होता है भाई। भाई, श्वेता के पूरी बात सुनने की श्वेता के पूरी बात सुनने की आदत डालो। बस सारे कंट्रोल रीसेट हो गए। अब सिर्फ रीस्टोर का बटन दबाना बाकी है। ये दबा बटन और रीस्टोर हो गया। ये क्या? मेरा पासवर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? एक्सेस डिनाइड। क्योंकि मैंने उनको ओवरराइड करके अपने नए कोड लगा दिए हैं। पर तुमने पासवर्ड कैसे जाना? रोबो के लिए बच्चों का खेल है। अब इस ब्रह्मांड का मालिक भी मैं हूं और तेरा भी। आस्तीन के सांप वाली कहावत पर मैं शुरू से यकीन करता हूं। तुम्हारे नए पासवर्ड डालते ही वो वायरस प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है जिसे मैंने पहले से ही इस पूरे सिस्टम पर लोड कर रखा था। ये वायरस इस सिस्टम से कनेक्टेड हर सिस्टम का डेटा खत्म कर देगा और ऐसा करने में ये सिर्फ 2 मिनट का समय लेगा। मैं मंजिल के इतनी करीब आकर हार नहीं सकता। तुमको इस वायरस को डिलीट करना होगा ध्रुव। मैं ये वायरस किसी भी कीमत पर डिलीट नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को डिलीट करूंगा, इस महानगर को। मेरा सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है। इसका सबूत चाहिए तो ये देखो। ओह, गजराज डिलीट हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है। एक, दो, बस। मैं जानता हूं कि तुम जैसा कमीना जो कह रहा है वो कर भी सकता है। लो, मैंने वायरस को डिलीट कर दिया। शाबाश शाबाश।
अब मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी का वायरस को डिलीट करूंगा, तुमको ध्रुव। ध्रुव की योजना सफल होकर भी असफल हो गई थी और अब उसकी पृथ्वी पर मानवता के विनाश की शुरुआत महानगर के तट से शुरू होनी तय थी, क्योंकि नागराज एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ था जहां से उसकी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी। ओह, एक और पृथ्वी, और यहाँ पर टेरिकॉट का हमला हो रहा है जो जमीन की उपजाऊ मिट्टी को खा जाते हैं, और अभी ये इनके हमले की शुरुआत है। मैं यहाँ पर भी सही वक्त पर पहुंचा हूँ, यानी अरे, अब मैं समझा। नागराज का समय पर वापस पहुंच पाना उतना ही असंभव था जितना कि मैग्नम ध्रुव का बच पाना या ध्रुव चंडिका का वापस अपनी पृथ्वी पर आ पाना। तुमने मैग्नम को मारकर अच्छा नहीं किया ध्रुव, पर अगर नताशा को मैग्नम नहीं मिला तो ताशा को ध्रुव भी नहीं मिलेगा। ध्रुव की फ्रीक्वेंसी बदलने से पहले तुमको मेरी जान लेनी होगी। माय गॉड। आह, इमोशनल डायलॉग से बड़ा फायदा होता है चंडिका। फायदा? टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं होता, मिलता है, ताकि हम बाजी को पलट सकें। आओ डैड, ये लोग भाग रहे हैं, पर भाग कर जाएंगे कहाँ? कोई भी वस्तु खुद छुप सकती है पर अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं छुपा सकती। उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने में समय लगेगा, पर मेरे पास एक दूसरा तरीका है। ध्रुव की फ्रीक्वेंसी को अभी मैग्नम की पोशाकें प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैं दूसरे ध्रुव और उस चंडिका की फ्रीक्वेंसी को आराम से पकड़ सकता हूँ और उनको वापस वहीं पर भेज सकता हूँ जहां से वे आए हैं, उस मौत की गार में जिसे ब्लैक होल निगल रहा है। ये क्या हो रहा है चंडिका? और इनका साथ छूटते ही ध्रुव और ताशा भी कमजोर पड़ जाएंगे। कोई फोर्स हमें खींच रही है और हमको खींचने वाली फोर्स सिर्फ एक ही हो सकती है, ब्लैक होल की फोर्स। ओह, समझा। पहले इस ब्लैक होल का कनेक्शन पुरानी नगरी के साथ साथ उस दूसरे आयाम वाली पृथ्वी से भी जुड़ा था और हम कंड्यूट से होकर वहां जा निकले थे। पर अब ब्लैक होल इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया है कि उसके ऐसे सारे कंड्यूट सील हो चुके हैं। पर अब समझने का क्या फायदा? हम इस ब्लैक होल की महाशक्तिशाली शक्ति से जीत नहीं सकते। हमारा अंत ऐसे होगा, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। इस महाशक्ति से तो सिर्फ एक ही महाशक्ति लड़ सकती है, नागराज की नाग शक्ति। पर अगर वह ऐसा कर सकता तो अब तक कर चुका होता। आखिर कहां पर है नागराज? अरे, हम पर बढ़ता दबाव कम हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो रही है, यानी ब्लैक होल कमजोर पड़ रहा है। इसका मतलब ब्लैक होल को चुनौती दे डाली है नागराज ने। नागराज, तुम बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह आए हो। तुम थे कहां? बाकी नागराज से लड़ने में व्यस्त हो गए थे। वे तो न जाने कैसे मेरे शरीर में समा गए थे, फिर मुझे उनमें से हर एक के आयाम में जाकर उनकी परेशानियां उनके ही रूप में सुलझानी पड़ी। न जाने ऐसी कितनी पृथ्वियों से होता हुआ मैं यहाँ पर आ सका हूं, पर इतनी पृथ्वियों पर जाकर उनकी समस्या सुलझाने में तो समय भी अनंत लगना चाहिए। उसके अनुसार तो तुम कुछ ही देर में वापस आ गए। पहले तो मुझे भी यही चिंता खा रही थी, लेकिन 2-3 मुसीबतें हल करने के बाद मैंने ध्यान दिया कि मैं हर पृथ्वी पर उसी वक्त पहुंच रहा हूं जिस वक्त पर वहां का नागराज वहां से चला था। स्पष्ट था कि हर आयाम पर या तो समय अलग अलग था या मेरे लिए समय रुक गया था। यह समझते ही मेरी यह चिंता दूर हो गई कि मैं अपनी पृथ्वी पर सही समय में पहुंच पाऊंगा या नहीं। पर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? लंबी कहानी है, फिर कभी सुनना। यहाँ पर मेरे आते ही इस ब्लैक होल ने एक बड़ी गलती की, मुझे अपने अंदर खींच लिया, और तब मुझे आभास हुआ कि ब्लैक होल का बढ़ाव बाहर से नहीं अंदर से रोका जा सकता है। तुमने सही सोचा नागराज। जरा हम भी तो देखें कि ब्लैक होल का उस ठोस नागराज को कैसे दबा सकता है जिसके अंदर असंख्य नागराज और उनमें से हर नागराज के शरीर में असंख्य सर्प हैं। नहीं ध्रुव, मैं फिलहाल अपनी शक्ति तुम लोगों को बचाने में व्यर्थ नहीं कर सकता। मैं इस ब्लैक होल को अंदर से बाहर प्रेस कर रहा हूँ, इसमें कंड्यूट्स पैदा होंगे। तुम दोनों ऐसे किसी भी कंड्यूट से होकर ब्लैक होल से बाहर निकल सकते हो, पर जरा संभल कर, पता नहीं कौन सा कंड्यूट तुम लोगों को कहां पर निकाल दो। ध्रुव और चंडिका सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे थे और नागराज खतरे की तरफ। मुझे अगर सचमुच ब्लैक होल के अंदर से फाड़कर नष्ट करना है तो मुझे इसके केंद्र तक जाना पड़ेगा। मैं अभी ब्लैक होल की बाहरी सतहों पर हूं, पर जैसे जैसे मैं इसके केंद्र की तरफ बढ़ रहा हूं दबाव असहनीय होता जा रहा है। मैं शायद केंद्र तक पहुंच गया हूं, क्योंकि अब दबाव असहनीय हो गया है। भयंकर दबाव मुझको संकुचित तो नहीं कर पा रहा है, परंतु मैं यहाँ पर अपने हाथ तक नहीं ला पा रहा हूं। पर अरे, ये क्या है? मैं अभी भी ये जानना चाहता हूं कि तू क्या है। जो शक्ति सूर्य जैसे महाविशाल गोले को भी खींचकर मटर का ताना बना देती है, उसके सामने तू सीना तान कर कैसे खड़ा है? कौन है तू? नागराज। और नागराज को 2 ही चीजें दबा सकती हैं, ईश्वर या प्यार, कोई विनाशकारी शक्ति नहीं। ईश्वर को तो मैं जानता नहीं, क्योंकि कभी देखा नहीं, और ना ही प्यार जैसी चीज का नाम सुना है। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, हजम करना। अणुओं के बीच में छुपी नाप की ऊर्जा की भूख है मुझे, उसको खाकर मैं अणुओं को पिचका देता हूं। पर तुम हो कौन? ब्लैक होल, वही जो तेरे चारों तरफ फैला हुआ है।
और वही जो अब हमेशा के लिए तुझे अपने में घोल कर पी जाएगा। नागराज को हजम करना इतना आसान नहीं है। नागराज तेरी इस काली खाल को फाड़ कर रख देगा। बचना चाहता है तो समेट अपने आप को और भाग ले। भाग ले? अरे मैं आया कहाँ हूं, बुलाया गया हूं। मेहमान के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? तुझे बुलाया किसी और ने था, पर तू घुस आया हमारे घर में, और मैं तुझको चेतावनी दे चुका हूं। अब तेरा जो भी हर्ष हो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। पर जब रहेगा ही नहीं तो जिम्मेदार कैसे होगा? तू जब रहेगा ही नहीं तो जिम्मेदार कैसे होगा? वैसे ये घूंसे तो काफी ठोस थे, मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा एनर्जी थी इनमें। जब चखने वाला माल ऐसा था तो तुझे खाकर तो मेरे पेट में एक पूरी आकाशगंगा जितनी ऊर्जा भर जाएगी। मजा आ जाएगा। नागराज को हजम करना पर तेरे बस कर पाना तेरे बस की बात नहीं। ब्लैक होल सांप, तू शरीर से सांप छोड़ता है। तेरे सांप बड़े ठोस हैं, पर देख, ब्लैक होल से ये भी नहीं बच सके। तू लोहे का चना है, तुझे चबाने में जरा टाइम तो लगेगा, पर जल्दी कैसे है? तुझको तो मैं मजे लेकर खाऊंगा। आह, इसका दबाव तो असहनीय है। ऐसा लग रहा है मानो मुझ पर कई विशाल ग्रहों को एक साथ लाद दिया गया है। इसकी शक्ति से शारीरिक रूप से जीत पाना असंभव है। दिमाग का सहारा लेना होगा। इसको अगर ऊर्जा चाहिए तो उसका अल्ट्रा हाई वोल्टेज का डोज देना होगा। आह, ये क्या है? इतनी ऊर्जा तो एक साथ मैंने कभी नहीं चखी। ये मेरे विष की सिर्फ एक बूंद की ऊर्जा थी। ब्लैक होल, अभी तक तो तू सिर्फ मेरी त्वचा के चंद शल्कों का स्वाद लेकर ही खुश हो रहा था। आह, तू हर बार मेरे अनुमान को गलत साबित कर देता है। तेरा स्वाद तो बढ़ता ही जा रहा है, और साथ ही साथ मेरी भूख भी। ये तो पीछे हटने के बजाय और आक्रामक होता जा रहा है, जैसे किसी बाघ के मुंह में खून लग जाए। इसमें जानवरों जैसी प्रवृत्ति है, और इससे उसी तरह से निपटना पड़ेगा। पहले इसका संपर्क बाकी के ब्लैक होल से काटना होगा ताकि उसका बढ़ाव रुक सके, और अब मैं इसको विष ऊर्जा दूंगा ताकि ये खुद ही उसके असहनीय दबाव से फट जाए। आह, इतनी ऊर्जा एक साथ! ओह, तरीका काम में आ गया। बड़ी आसानी से काम हो गया, पर यह दबाव खत्म क्यों नहीं हो रहा है? भाई, एक साथ इतना खाना तो कोई दुश्मन को भी नहीं खिलाता, पर चाहे बदहजमी हो या पेट खराब। मैं तो भाई अब रुक नहीं सकता। तू तू कटकर भी बच गया। तू मुझे अपने ही विस्तार से भला कैसे काटेगा नागराज? आज पहली बार मैं अपने घर में किसी का स्वाद चख रहा हूं, वरना तो मुझे केंद्र तक बची खुची ऊर्जा का स्वाद ही पहुंचता था। आह, जल्दी कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। नागराज ब्रह्मांड की शायद सबसे बड़ी शक्ति से एक तरफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वह यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा था। ओह, दुनिया ब्रह्मांड और उसके आयाम भी कोल हैं। जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हैड्रॉन के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।